हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। चलिए आज को हम आगे बढ़ाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को लेते हुए। पिछले क्वेश्चन में मतलब लगभग 8 क्वेश्चन हमने करवाया था पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में कैपेसिटर के और भी क्वेश्चन बहुविकल्पी करवा दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है। दे रखा है कि दिए गए परिपथ में संधारित्र के प्लेटों पर आवेश है। परिपथ हम लोग बना लेते हैं, परिपथ आपको दिखेगा तो परिपथ मैं बना लेता हूं और इसे सॉल्व करने के बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बाबा। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश 2016 में यूपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हालांकि ये कैपेसिटर में नहीं देना चाहिए था, करंट वगैरह में देना चाहिए था क्योंकि कैपेसिटर पढ़ लिए होते। अगर करंट पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ गए होते, लेकिन कैपेसिटर करंट अभी पढ़े नहीं हो तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आसानी से इसे समझा दूंगा। ये है 10 ओम और ये है 4 माइक्रोफैरड। ये है 2.5 वोल्ट की बैटरी और एक और रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड की। 2 ओम की। इसमें देखो, इसमें बोल रखा है कि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश हमें फाइंड करना है। ये एक संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। करंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल आर क्या होता है। ये है आपका कैपिटल आर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध है, और ये है आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी की भी आंतरिक प्रतिरोध होती है। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखना क्या है, करना क्या है कि जब देखिए ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो ये रास्ता जो है, ये आपका रास्ता जो है ये वाला, ये ब्लॉक कर देता है। बातें समझ आ रही? जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, कैपेसिटर भी चार्ज करना पड़ता है बाबा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए तो ये रास्ता खुद ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। यानी कि ये वाला रास्ता जब यहाँ से ये ब्लॉक कर देगा तो इधर रेजिस्टेंस में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ तक ये कंप्लीट ख़त्म। तो अब ये जो होगा, ये बैटरी का जो धारा जो होगा इस तरह घूमता हुआ फिर इधर अपने आप में आ जाएगा। एक सर्किट पूरा हो गया ना। सर्किट पूर्ण होनी चाहिए बाबा। बातें समझ में आ रही है? तो हम करेंगे कि अस्थायी अवस्था में जब संधारित्र जो हो पूर्ण रूप से आवेशित हो गया हो, पूर्ण रूप से जब आवेशित हो गया हो, चार्ज हो गया हो, तब कैसे हम निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं। अस्थायी अवस्था में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी अवस्था में जब क्या हो, संधारित्र, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो गया हो। आवेशित मतलब चार्ज हो गया हो। तो मैंने बताया है कि जब आवेशित चार्ज हो जाएगा तो ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। सर्किट पूरा ये नहीं होगा, ये वाला सर्किट पूरा ही नहीं होगा जब बीच में ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या करेगा कि ये बैटरी जो इधर से सर्किट अपना पूरा कर लेगा इस तरह से। बातें समझ में आ रही है? तो हम सेल में कितनी धारा हो गई वो, मैं सेल से कितनी धारा ली गई होगी वो अब निकालेंगे हम। तो सेल मतलब बैटरी से ली गई धारा। अगर आप करंट पढ़े होते तो आपको समझ में आ गया होता, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कैपेसिटर में आपके, तो मैं करवा दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर को नहीं आता होगा। सेल से ली गई धारा I = होता है कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। कैपिटल E जो होगा, जब V को हम यहाँ पर वोल्ट को E में भी E भी लिख लेते हैं, तो डेट सिंप्लाई कैपिटल ई तो 2.5 वोल्ट है, ठीक है।
अपान में कैपिटल आर क्या है 2 ओम, ये वाला नहीं रखना है भैया आप, क्योंकि इस ये ब्लॉक कर चुका है, ठीक है ना। तो 2 और प्लस स्मॉल आर 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। सेल से 1 एम्पियर धारा इस तरह से प्रवाहित हो गई। बातें समझ में आ रही है। तो धारा तो निकल गई अपनी, बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या निकालेंगे, सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा हम निकाल लेंगे। तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर, इसका फार्मूला होता है V = E - I × स्मॉल आर। ये भी पढ़ाऊंगा, किरचॉफ के नियम वगैरह में, ये बैटरी वगैरह में सब आएगा, ठीक है ना। चार्ज जब हो रही है, जब निरावेशित हो रही है, जब निरावेशित होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब चार्ज हो रही है तो V = E + IR हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आखिर का। तो V = क्या हो जाएगा, E क्या है तो 2.5 वोल्ट है, माइनस I क्या है 1 एम्पियर है हमने निकाला, और स्मॉल r यानी कि 0.5 है। यानी कि V का जो वैल्यू आया 2.5 में से 0.5 किया कितना हो गया 2 वोल्ट। V का वैल्यू क्या आया 2 वोल्ट। अब हमें करना क्या है, अब आसानी से आप चार्ज निकाल सकते हैं, कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा निकाल सकते हैं। Q = क्या होता है CV, तो C तो ये हो गया 4 माइक्रोफैरड, धारिता 4 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाइड, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाइड कर दिया, इंटू V का मान क्या है 2, = क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। बातें समझ में आ रही है क्या आपको। Q का वैल्यू क्या आ गया 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। कोई आ रहा है क्या इसमें से, यानी कि 8 माइक्रो कूलाम, इसको लिख सकते हो ना 8 माइक्रो कूलाम। बातें समझ में आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्या करता है डायरेक्ट यहीं से लगा देगा, Q = C यानी कि 4 माइक्रोफैरड 4 ऐसे लगा देगा कि Q = C, ठीक है, और इंटू V डेट सिंपल ऐसे कर देगा। C का वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻6 I × 2.5 बराबर 4 2.5 10, 10 × 10⁻⁻6 यानी कि 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रो कूलाम। क्योंकि Q = 10 माइक्रो कूलाम भी इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्या करते हैं कोई ऐसे ही लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है भैया, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो आप डायरेक्ट कुछ ना सॉल्व करें, समझे बातों को, इसके बाद सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ये भी उत्तर प्रदेश 2009 में आ चुका है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसे मिटाऊं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं किया है तो मैं इसे मिटाता हूं। अगला जो क्वेश्चन है 60 माइक्रोफैरड धारिता, ठीक है, वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा कितनी होगी। चलो कर लेते हैं। दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 60 माइक्रोफैरड धारिता, C = 60 माइक्रोफैरड है। इसको लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁻6 फैरड, लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो हाँ यार। एक संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर इतना आवेश है, Q भी दे रखा है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। अब पूछ रखा है कि इस संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो फार्मूला हमने लिखवाया है कि U = Q² / 2C, 2C ग्रेट हो पाजी, ठीक है।
तो क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर कर लो अपान 2c, 2 इंटू सी का वैल्यू 60 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको डेट सिंप्लाई यू जो सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻8 का स्क्वायर 10⁻16 अपान में ये क्या हो जाएगा 260 इंटू 120 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। इसको आसानी से आप हल कर सकते हो कि नहीं। 3 3 जा 9, 3/40, 3/4 और 40 और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, डेट सिंप्लाई जो भी का जो वैल्यू होगा 3/4 0.75 यानी कि 0.075 इंटू 10⁻⁻10। वी नहीं है, यू है ना भैया, ऊर्जा है ना, जूल हो जाएगा। किस रूप में दिया है देख लेते हैं, 7.5 के रूप में दिया है। चलो इसको आगे बढ़ा लेते हैं डेसिमल यहाँ से, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल। बातें समझ में आ रही है? कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, बस फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। बातें समझ में आ रही है? आपका राइट आंसर कौन सा है? राइट ऑप्शन जो है डी नंबर। राइट ऑप्शन क्या है? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। ये भी 2016 में आ चुका है। कितना आसान सा सवाल है। C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, इसको लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻4 फैरड। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो बोल रखा है कि संधारित्र को 10 वोल्ट भी दे रखा है, 10 वोल्ट ऊर्जा पूछ रखा है। u इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर लगाओ आंसर पाओ। डेट सिंप्लाई 1/2, सी का वैल्यू है 10⁻⁻4, भी का वैल्यू है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, डायरेक्ट मैं लिख दिया क्या हो जाएगा। अब देखो 2 तो ये हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा, तो u जो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 जूल। और भी दशमलव इधर उधर कर रखा होगा, दे रखा होगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 जूल। बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन कितना आसान था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फार्मूले लगाओ आंसर पाओ यार, फार्मूले याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। अगला क्वेश्चन जो बोल रखा है कि सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि U इक्वल टू Q²/2C होता है। 2C ग्रेट हो पाजी, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि सी धारिता को संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। ऊर्जा जो है W है। डेट सिंप्लाई U की जगह पर हम W लिखेंगे इक्वल टू Q²/2C। इतनी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि U बराबर दे रखा है आपके क्वेश्चन में W, ठीक है। अब बोल रखा है कि यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए, ठीक है, तो लिखेंगे आवेश बढ़ाकर 2Q करने पर तो क्या होगा कि आवेश बढ़ाकर 2Q करने पर क्या हो जाएगा, U डैश लिख लेते हैं, Q²/2C होता है, ठीक है। तो Q² की जगह पर 2Q रखेंगे तो इसको 2Q के डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2Q²/2C। डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा 4Q²/2C। अब देखिए U डैश जो हो जाएगा डायरेक्ट सिंप्लाई
4 और क्यू स्क्वायर बाई 2c का वैल्यू क्या यहाँ पर है, W, U डैश इक्वल टू 4W। आंसर आ रहा है क्या, 4W। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब बोल रखा है कि एक अनावेशित पृथक्कृत चालक ए एक आवेशित पृथक्कृत चालक बी के समीप लाया जाता है, ठीक है ना, बी के समीप लाया जाता है। तो ऑप्शन बोल रखा है कि बी का आवेश व विभव दोनों स्थिर रहते हैं, दोनों बदल जाते हैं, आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है, आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव बढ़ जाता है। तो भैया तो आवेश तो स्थिर रहेगा लेकिन विभव क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विभव घट जाता है। तो डायरेक्ट आप बोलिएगा आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पे? तो यहां से आप तुलना करोगे C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, परावर्तनांक पर निर्भर करेगी, प्लेट के बीच का डिस्टेंस पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो निर्भर नहीं करती हैं किस पर, तो प्लेटों की आकृति पर, यानी कि निर्भर क्षेत्रफल होगा तो वही आकृति वही निर्भर करेगी इस पर। प्लेटों के आकार पे, आकार पर भी है भैया, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के आवेश पर, ठीक है ना, प्लेटों के आवेश पर और प्लेटों के बीच अंतराल पर, अंतराल D है। प्लेटों का आवेश पर जो होगा निर्भर नहीं करती है, तो लिखेंगे कि प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सी है ना, प्लेटों के आवेश पर, सी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मैं मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। बोल रखा है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। सी जो वैल्यू दे रखा है 100 माइक्रोफैरड दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻4 फैरड। ये बातें समझ में आ रही है? अब ये भी नहीं करने आ रहा है तो मैं क्या बताऊं। अब बोल रखा है कि 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, V इक्वल टू 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो उसे 2 ओम के प्रतिरोध विसर्जित करने पर उस उत्पन्न हुई ऊष्मा जो होगी, तो U इक्वल टू होता है हाफ CV²। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटू सी का वैल्यू होगा 10⁻⁻4 इंटू V², यानी कि क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्या हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻4 लिख सकते हो। तो 10⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि U जो होगा आपका 2 जूल होगा। हालांकि ये सॉल्यूशन जो है मुझे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा लग रहा है, 2 जूल आएगा, लेकिन आर का यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसका कोई सही सोल्यूशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे U इक्वल टू 2 जूल आ रहा है आपका आंसर भी, ये राइट आंसर है, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ये उत्तर प्रदेश 2009 में आ चुका है। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
तुल्य धारिता पूछ रखा है, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये धारिता पूछ रखा है, इसमें कैपेसिटर वगैरह सब लगे हुए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है और ऐसे है, यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड। मैं सोच रहा था कि आपको ये सब जोड़ने, कैपेसिटर वगैरह सब कैसे इसकी निकाली जाती है तुल्य धारिता, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड क्या है, समांतर क्रम में है। मैंने आपको समांतर श्रेणी क्रम और जोड़ने बताया था। तो ये समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे कि चूंकि 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इसलिए सी डैश जो हो जाएगा 1 सी, मतलब 1 माइक्रोफैरड C1 प्लस C2 होगा। यहाँ पे समांतर क्रम में ऐसे जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा C1 यानी कि 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड इजकल टू क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड C डैश। तो अब कहीं जा कर के ये ऐसे बन जाएगा। अब समांतर क्रम में ये जुट ही गया, तो अब ऐसे बन गया, यहाँ पर A, यहाँ पर B, और ये हो गया, ये जो आया 3 माइक्रोफैरड ये वाला, और ये वाला जो है 3 माइक्रोफैरड, ऐसा हो गया। अब इसका निकालना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड, चूँकि 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में आ गया आपका, बातें समझ में आ रही है? तो श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ते हैं, 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस टाइप से फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो इसको कर ले अपन। ठीक है, तो कर लेते हैं। 1/C इजकल टू क्या हो जाएगा 1/C1 1/3 प्लस 1/3, यानी कि क्या हो जाएगा 1/C इजकल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा C इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। 3/2 क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड। तो कुछ इस तरह से, अब कुछ इस तरह से बन जाएगा आराम से। A B और ये हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। कितना छोटा हो गया। अब देखो ये 3/2 माइक्रोफैरड, इसकी तुल्य धारिता हो गई A और B के बीच। A और B के बीच क्या हो गई 3/2 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता हो गई। बातें समझ में आ रही है क्या आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं? सॉल्व तो अच्छा सा किया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी तुल्य धारिता ही पूछ रखा है। मिटाऊं इसे, चलिए इसे मैं मिटाता हूं। इसमें जो है कैपेसिटर इस टाइप से लगे हुए हैं, इस टाइप से और ये है इस टाइप से, ये A है और B पॉइंट है ये आपका। अब बोल रखा है कि A और B के बीच निकालना है हमें तुल्य धारिता। ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी है 2 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो A और B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे चूँकि 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। 60 तरीक बताओ। देखो श्रेणी क्रम में है तो C डैश इजकल टू क्या होगा C1 C2
अपान में C1 प्लस C2, दो को जोड़ना है तो ऐसे कर दो फटाक से। देखो C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 यानी कि 2 इंटू 2 अपान में C1 प्लस C2, 2 प्लस 2 इजकल टू 1 आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। देखो श्रेणी क्रम में है तो मैंने ऐसे भी आ गया, और इस टाइप से एक जोड़ा जाता है कैसे, तो मैंने ये फार्मूला बताया था 1/c डैश इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ऐसे भी करोगे तो इतना ही आएगा। जब दो के लिए जोड़ना हो तो ऐसे फटाक से कीजिए जब श्रेणी क्रम में है। देखो 1/c डैश कर देता हूँ ऐसे भी, 1/c1 यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो डेट सिंपली क्या हो जाएगा 1/c डैश इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, तो c डैश इजकल टू 1 आ गया। इस तरह भी आ गया। तो सबसे आसान है कि इस तरह आप फटाक से करो, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं। तो अब किस टाइप का बन जाएगा ये, अब जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, तो इस तरह, और एक यहाँ पर है, ए और बी, और जो है 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड, और ये है 3 माइक्रोफैरड। अब जो है 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम है, समांतर क्रम में तो कैसे जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम जैसा वो जोड़ लेते हैं ऐसे कि चूंकि 1 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, और जब समांतर क्रम में है यानी कि पैरेलल में है, पैरेलल सीरीज में है, तो क्या करोगे डायरेक्ट जोड़ देते हो। C इजकल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, एट सिंपलाई C इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको बच्चा, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बातें समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो ये क्या हो गया, ये जो हुआ ए और बीज के बीच तुल्य धारिता हो गया। अब इसको इस टाइप से बना सकते हो, ये हो गया बी और ये हो गया ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। कितना आसान हो गया, 4 माइक्रोफैरड के तुल्य धारिता वाला हो गया। बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो गई 4 माइक्रोफैरड। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरफ से, इसमें भी तुल्य धारिता निकालना है पी और क्यू के बीच। क्वेश्चन कुछ इस तरफ से है, पी यहाँ पर है पॉइंट, और एक है इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे, और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, यहाँ पर चारों का है 1 माइक्रोफैरड, 1 है 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कि ये जो है एक श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है तो कुछ इस तरह से बनेगा, इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये Q हो गया और ये हो गया P। अब श्रेणी क्रम में तो ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, और जब ये श्रेणी क्रम है 1 1 1, तो इसका क्या होगा, इसका C डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ दो। अरे भैया इस तरह जोड़ोगे ना, श्रेणी क्रम में होगा तो 1/c डैश इक्वल टू क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया, सॉरी 3/1 हो गया ना, 3 हो गया ना, बोलने वाला 3,
तो डेट सिंप्लाई सी डैश जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये बातें समझ रही, सी डैश इक्वल टू 1/3, तो सी डैश इक्वल टू 1/3। अब आपको बातें समझ में आ रही क्या, ये कैसे निकला? अब देखो आप तो समझ ही गए होगे कैसे जोड़ा जा रहा है सब कुछ। अब इसको ये समांतर क्रम में आ गया। अब ये सी डैश और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। चूँकि सी डैश प्लस 1 माइक्रोफैरड, सी डैश और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, अतः P और Q बिंदु के बीच और P और Q के बीच, P और Q के मध्य तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर सही है आपका? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बातें समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक है एक पॉइंट और इस तरह से है, यहाँ पर है एक दूसरा कैपेसिटर और बीच में भी एक कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर भी है एक कैपेसिटर, इसमें 2 है, इस तरह से। ठीक है, ये जो है आपका 1 माइक्रोफैरड, सब 1 माइक्रोफैरड के हैं और ये जो है पॉइंट आपका बी है। अब इसकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग तुल्य धारिता? देखिए ये बीच वाला जो है ना, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है श्रेणी क्रम में, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इसकी तुल्य धारिता ये हो गई और एक यहाँ पर है सी डैश, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। सी डैश कैसे निकलेगा, श्रेणी क्रम है तो इसको जोड़ लो। सी डैश तो श्रेणी क्रम है तो इस टाइप से जोड़ा जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 यानी कि 1 माइक्रोफैरड 1/1 प्लस c2 यानी कि 1/1 यानी क्या आ जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 2, तो c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। बातें समझ में आ रही है? तो c डैश इक्वल टू 1/2 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो है समांतर क्रम में है, यहाँ से ऐसे ये जुड़ गया है, इधर चला गया है, फिर ये बीचे में है और फिर ये बीचे में, तीनों समांतर क्रम में है। तो आराम से समांतर क्रम में है तो आप जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। तो सी डैश जो होगा, चूँकि लिखेंगे आराम से लिख लो, चूँकि 1 माइक्रोफैरड 1/2 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, अतः ए तथा बी के बीच, अब डायरेक्ट तुल्य धारिता निकले, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, तो समांतर क्रम है तो इस टाइप से जोड़ा जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट सिंप्लाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2,
2 + 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 माइक्रोफैरड, यानी कि 5/2 माइक्रोफैरड यानी कि 2.5 माइक्रोफैरड। डायरेक्ट लिख दूँ तो C = 2.5 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है? चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। क्वेश्चन बोल रखा है कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? तो भैया विभवांतर अपरिवर्तित रहेगी। आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, विभवांतर जो होगी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, और बहुविकल्पी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कीजिएगा और करके, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं करवा दूंगा उस टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब जो होगा ये तो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गया लगभग, और जो बचा हुआ है आप खुद करेंगे। नहीं आएगा तो आपको एक्सरसाइज वगैरह जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको कंप्लीट आपको ज्ञान मिल जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इसी टाइप से न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, जो ऐसे बहुविकल्पी है उसी टाइप से न्यूमेरिकल भी है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अच्छा है, उसमें आपको आंसर नहीं दिखाई देता है, आंसर अपने से करना निकालना पड़ता है। तो आप लोग कीजिएगा, एक्सरसाइज भी बना लीजिए, और नहीं आ रहा है तो मैं करवाऊँगा ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।